नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय यह है कि सरकार चाहे जिसकी हो, सिस्टम हमारी है। यह आमतौर पर भारतीय अदालतों के लिए कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ अदालतों पर लागू नहीं है। जहाँ जहाँ सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो हर जगह लागू है। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, जुडिशरी में देख लीजिए, या जहाँ भी देख लीजिए। आप रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए, ग्रामीण शासन में देख लीजिए। जो प्रधान होगा कानून उसी का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। इसका परिणाम क्या होता है, 2-3 उदाहरण के साथ वीडियो को कम करने का प्रयास करूंगा। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना कीमती सुझाव, अपना आशीर्वाद स्वरूप हमको देते रहें, ताकि वीडियो की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहे। मित्रों, ताज़ा उदाहरण देंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। अभी कल ही का मामला है, मालेगांव बम विस्फोट में जो लोग पहले दोषी करार दिए गए थे, अब वो बाइज्जत बरी हो गए। उसके 2 दिन पहले का मामला है, मुंबई लोकल में जो बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोग मरे थे। उसमें अब पता चला कि कोई दोषी नहीं है। उसके पहले जाइए तो एक हमारे घर के थोड़े ही दूर पर है निठारी में 2 लोगों पर, एक मालिक और एक नौकर पर इल्ज़ाम था कि वो छोटे छोटे बच्चियों के साथ व्यभिचार करते थे और उनको मार के फेंक देते थे। यहाँ तक भी वीडियो मीडिया में आया कि वो सब छोटे बच्चों का कलेजा काट करके पका के खा जाते थे। पता ना क्या क्या चला। वो नीपू तलवार वाला मामला चला, वो जो डॉक्टर अपने बेटी पर हत्या कर दिया का इल्जाम लगा। कई है, कितना वीडियो लंबा करूं, हजारों, बहुत जा रहा है। मतलब अब ये सब जब लोग छूट जाते हैं, पहला तो ये क्यों छूटते हैं, दूसरा ये अगर छूट जाते हैं तो दोषी कौन है। जैसे मालेगांव बम विस्फोट में ये लोग छूट गए, तो बम विस्फोट तो हुआ, यह तो दुनिया ने देखा, तो विस्फोट किसने किया? मतलब पुलिस अक्षम में उन लोगों को नहीं पकड़ पाई। मुंबई लोकल के देखा, कई लोग मरे, बम फटा। अब वो लोग जो दोषी करार दिए गए थे, वो सब कानून के कटघरे पर दोष साबित नहीं हो पाए, वो लोग बच गए। तो इसमें 2 बातें हैं। या तो वाकई इन लोगों ने अपराध नहीं किया, पुलिस बेमतलब इनको अपराधी साबित करने में लगी रही, या इन्होंने अपराध किया, पुलिस इनके विरुद्ध सबूत बढ़िया से नहीं जुटा पाई। और हमारे संविधान में कानून को सबूत चाहिए, कानून सबूत के सहारे ही चलता है। अगर सबूत नहीं है तो अपराधी भी निर्दोष है। मैं उस मामले को इसमें नहीं जोड़ रहा कि एक मियाँ जी ने कहा है कि भाई तत्कालीन पुलिस अफसर ने हमको संघ प्रमुख और उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो उस वक़्त कदावर नेता थे, उनको झूठे मुकदमे में बंद करने के लिए हमको दबाव बनाया गया था। मैं अभी वहाँ नहीं जा रहा, वो दूसरे तरफ चला जाएगा। अभी वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में मैं अभी नहीं फंसना चाहता। मैं अब पूछना चाह रहा हूँ कि भाई, या तो ये जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, रमेश उपाध्याय, ये जो लोग मालेगांव में बुक थे या गलत बुक थे, तो सही आदमी कहाँ है जिसने बम विस्फोट किया? और जिन लोगों ने इनको गलत बुक किया उनको क्या सजा मिली? क्योंकि ये 8-10 साल, 10 साल, 7 साल, 5 साल तक यातना झेले, उसका क्या? और दूसरा कि मुंबई बम ब्लास्ट में कोई आदमी दोषी साबित नहीं हुआ, तो फिर दोषी कौन है? पुलिस उसको कब पकड़ेगी? और अगर दोषी यही लोग हैं और कानून के सामने उचित जांच नहीं की गई, तो यह दोष किस पर आएगा और इनको कब सजा मिलेगा? क्योंकि अगर यह लोग निर्दोष थे तो फिर इन्होंने जो कानून की यातनाएं झेली, उसका कौन मुआवजा देगा? और जो लोग मृतक हैं, उनका आत्माओं को शांति कैसे मिलेगी? या 2-3 बातें अगर सरकार बढ़िया से जांच कर ले तो ये सब चीजें भविष्य में नहीं होगी। पहले तो जो जांच का तरीका है वह सब आईओ के ऊपर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जांच अधिकारी।
अब जांच अधिकारी एक साधारण सा आदमी होता है, सिपाही भी हो सकता है, दरोगा भी हो सकता है, किसी मामले में एसपी भी हो सकता है, और जितना बड़ा आदमी होगा मुकदमा भी उतना ही बड़ा होगा और उसमें पैसे का खेल भी बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए किसी मुकदमे में नरेंद्र मोदी फंस जाए तो ये तो फिर लाखों करोड़ों खरबों कुछ भी कम है, या दबाव बहुत है, भाई प्रधानमंत्री है देश का, वो तो चाहे तो किसी भी आईएएस अफसर की लाइफ बर्बाद कर दे। तो यह एक दबाव उसके ऊपर ही है कि भाई अगर मैं मोदी के विरुद्ध जांच कर दिया तो मेरा दोनों तरफ से मरूंगा, या तो मैं एक्सीडेंट में मारा जाऊंगा या कानून के साथ मारा जाऊंगा। तो छोड़ो भाई, बच जाने दो, हमारा क्या जाता है, लोग 2 दिन तक गाली देके चुप रह जाएंगे। इससे कैसे बचा जाए? इससे 2 उपाय अगर किया जाए तो बचा जा सकता है। पहला उपाय है कि पुलिस को स्वतंत्र कर दिया जाए, पुलिस पर किसी तरह की दबाव ना हो, पुलिस रेगुलेशन लागू किया जाए, पुलिस सुधार को तुरंत लागू किया जाए, ताकि जांच करने वाला सिपाही इस बात से बिल्कुल भयभीत ना हो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अगर इनके विरुद्ध मैंने कोई जांच की और पुख्ता सबूत के आधार पर इनको दोषी ठहराने का प्रयास किया तो मेरा लाइफ एक्सपायर हो जाएगा। मोदी के हाथ में कुछ ना हो, पुलिस मैनुअल हो, वो संविधान का किताब हो, उस किताब के तहत वो काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो घर जाएगा। या कोई नहीं चाहता पक्ष विपक्ष निष्पक्ष किसी को भी पुलिस स्वतंत्र नहीं चाहिए, क्योंकि केस तो हर आदमी को फेस करना है, क्योंकि आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने तक कुछ सच्चे, कुछ झूठे, कुछ फैब्रिकेटेड केस को फेस करता है। कई आदमी पर गैर इरादतन केस डाल दिया जाता है, कई आदमी पर इरादतन केस डाल दिया जाता है, और कई सामाजिक लोग काम करते हैं और मजबूरी में केस फेस जाता है। मान लीजिए कि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, किसी आदमी को पुलिस बेमतलब परेशान करे और मुझे मालूम है कि आदमी निर्दोष है, मैं जाऊंगा उसको छुड़ाने के लिए, तो सरकारी काम में दखल का केस मुझ पर बन जाएगा। सरकार नहीं सुन रही है तो मैं सड़क रोकूंगा, मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, तो सड़क जाम करने का केस मुझ पर बन सकता है। अब मैं नेता बन गया तो केस तो मेरे ऊपर लग जाए ना, 10, 20, 25, 30, कहा जाएगा कि जो अभी नेता है इस पर 50 केस है, और एनजीओ के पैसे पर पलने वाले वकील इसको रोज रोज आरटीआई के नाम से मानते रहते हैं और लोगों को दिखाते रहते हैं, तो आदमी भयभीत रहता है। तो इसका उपाय यह है कि जांच की गति को बिल्कुल किसी दबाव से मुक्त कर दिया जाए। दूसरा क्या है कि जांच करने वाले का उचित मुआवजे का ख्याल रखा जाए, क्योंकि मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक जगह में बैठा था, एक पुलिस वाला आया और किसी बात पर बात किया और बोला कि आपका चालान कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप चालान कर दीजिए, 4 दिन आप भी कोर्ट में आइएगा, 4 दिन हम भी कोर्ट में रहेंगे, 500 रुपया रोज पर मेरा वकील वहाँ रहेगा, और आप दिन भर जब कोर्ट में बैठिएगा तो जो घूस बाहर कमाते हैं वो कहाँ कमाइएगा। तो पुलिस वाला बोला इसीलिए तो आप डरा रहे हैं मुझको, और वो पुलिस वाले ने समझौता किया। मतलब कि पुलिस वाला इस डर से जेन्युइन चालान नहीं किया कि भाई बेमतलब कोर्ट में जाऊंगा, दिन भर जज के सामने बैठूंगा तो जो दिन भर में बाहर घूस कमाऊंगा वो नहीं कमा पाऊंगा। एक तो हमारे यहाँ नैतिकता खत्म हो चुकी है, उस पर टाइम लगेगा, क्योंकि नैतिकता का पालन करने वाला खुद ही नैतिक नहीं है, नैतिक चरित्र उसके पास नहीं है, तो क्या कोई दूसरे को उम्मीद करे। तो वो एक मतलब अनहोनी टाइप का बात है। तो उसको मुआवजा दिया जाए, भाई एसपी साहब को बोला जाए कि भाई घूस की जो बंटवारा हो, जो कोर्ट में गए उसका भी हिस्सा हो, तभी वो जांच को बढ़िया से करेगा, क्योंकि यह सच्चाई है। अरे भाई ममता बनर्जी ने अपने लोगों को कहा है कि भाई अपना कट ईमानदारी से लीजिए और पार्टी फंड में भी ईमानदारी से जमा ही करिए। लोग बवाल कर दिए तो मैंने कहा था नहीं, ममता ने स्वीकार किया, ये बात का बधाई देना चाहिए। तो इस तरह की कोई घोषित अघोषित हो कि भाई जो पुलिस वाला कोर्ट में जा रहा है पैरवी करने के लिए, उसका हिस्सा भी उतना ही रहेगा जो सड़क पर वसूली कर रहा है या जो केसों से वसूली कर रहा है। वसूल करके पैसा एक जगह लाया जाए और सबको बराबर में बांटा जाए, ताकि घूस पर ज्यादा तकरार ना हो और घूस कमाने के चक्कर में काम कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस बात का ध्यान रखा जाए। दूसरा, अगर यह साबित हो जाता है कि भाई मान लीजिए मैं मालेगांव को उदाहरण देता हूँ, संरक्षकों की आसानी से लगेगा कि ये सब लोग निर्दोष थे, तो फिर जिसने इनको पहले दोषी करार दिया वो अब तक बिहाइंड द बार क्यों नहीं गए?
उन पर तो कोई केस चलाने की जरूरत ही नहीं है। अदालत ने इनको निर्दोष साबित किया, मतलब पहले वाली जांच एजेंसी गलत जांच किया गया। उनको इनके जिस सेल से बाहर निकले उसी जेल के सेल में उन लोगों को बंद किया जाए जो लोग जांच में भाग लिए थे। और इसको बाकायदे जिस तरह से टीवी पाया एक फ्रेम में कि मालेगांव के अपराधी दोष मुक्त, उसी के आधे फ्रेम में दिखाया गया, लेकिन इनको फंसाने वाले अपराध युक्त हो गए और ये जेल में है। जिस जेल से ये साध्वी प्रज्ञा, श्रीकांत पुरोहित, रमेश उपाध्याय वगैरह जो निकले हैं वो शेल एजेटिक है और ये ले जाकर वहां बंद हो गए। तो आगे आका के दबाव में काम नहीं करेंगे, क्योंकि जेल तो इनको जाना पड़ेगा, आका तो जेल में नहीं जाएंगे। और या फिर जेन्युइन आदमी को ढूंढ कर लाया जाएगा और निर्दोषों को नहीं फंसाया जाएगा, क्योंकि यह तो बड़ा मामला है, इसीलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए गांव में कितने लोगों को पॉकेटमारी के केस में, बलात्कार के केस में और कई केसों में बंद कर देते होंगे। एक उदाहरण दे देता हूं। एक दलित समाज का एमपी है, बड़ा बोलता है, उसकी टीवी में वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसने एसपी और डीएसपी को कहा है कि मालूम है एसटी एक्ट में 1 मिनट में फंसा दूंगा, मेरे लिए 1 मिनट का काम है, ये बंद हो जाओगे, मेरी बात मान लो या एसटी झेलोगे, बोलो 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 क्या चाहोगे तुमको, मेरी बात मानना या एसटी मुकदमे में फंसना। वो एसपी कह रहे कि नहीं हम एसटी में फंसेंगे नहीं, और ये वीडियो पर है। अब ऐसा कानून होता कि इस तरह की दबाव में पुलिस को लाने का प्रयास करने वाले जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म होती और जेल में जाता, तो दूसरा कोई आदमी इस तरह से नहीं फंसा पाता। तो यह तो मोबाइल सामने था, इसीलिए वीडियो में आ गया कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो संसद में बैठता है वो कह रहा है कि आपके पास 2 विकल्प है, मेरा बात मान लीजिए, नहीं तो मेरे लिए 1 मिनट का काम है, आप पर एसटी एक्ट का मुकदमा डाल देना। अब वो पुलिस वाला है, उसको मालूम है एसटी में बंद होंगे फिर नौकरी जाएगी, तो भाई चल तू जो कर, हमारा क्या जा रहा है, तू गलती तो कह रहा है, चुना हुआ सांसद है, गलती कर, हमारी नौकरी बची रहनी चाहिए। अब तक वो आदमी की सदस्यता नहीं गई, ना ही किसी ने उसको ट्वीट करके भी पूछा कि इस तरह से वर्दीधारी को न धमकाया जाए। यह तो टीवी में आ गया, मोबाइल था वहां पर। समझिए गांव में क्या हाल होता होगा। झूठे मुकदमे में फंसाने की कितनी केसें आती होंगी। ये दहेज हत्या और बलात्कार का तो रोज रोज आ ही रहा है। आप देख ही रहे हैं कि ये कोई स्कूल अध्यापिका कह रही है कि हमको टीचर बलात्कार कर रहा था, कोई कुछ, क्योंकि जहां कहीं हित प्रभावित हुआ। एक केस प्रकाश में आया, बाद में उसने स्वीकार किया, उसने कर्जा ले रखा था बहुत ज्यादा, और वो कर्जा मांगने के लिए जब गया तो उसने पुलिस में फोन कर दिया। वो पुलिस वाला कहा कि कितने रुपये कर्जा, इतना रुपये का है, मेरे को इतना रुपया दे दे और साथ में मैं बलात्कार का केस लगा देता हूँ। वो आदमी जेल चला गया। और बाद में जब वो जेल काट के आया तो उसके बीवी के पास गया कहने के लिए कि भाई कुछ पैसा दे दे, छुड़वा लूंगा, मुझे मालूम है पैसा मांगने गया था। उसकी बीवी ने रिकॉर्ड कर लिया, उसके परिवार ने, तब जाकर के सोशल मीडिया पर तैरा। तब भी कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सबूत नहीं माना जाता, वो नहीं हुआ। तो अगर ये मालेगांव जैसे प्रसिद्ध केसों में इस तरह की धांधलेबाजी हो रही है, तो हमारे गांव में जहां लोगों को कानून की जानकारी नहीं है, कानून की एक्सेस नहीं है, जहां पर सिपाही आने पर चादर बिछा करके बैठाया जाता है और वो माँ बहन की गालियां देते देते बतियाता है, ये हमने गांव में देखा है। वहाँ की स्थिति क्या होगी सोचिए। हम लोग तो थोड़े बहुत सजग लोग हैं, हमारे यहाँ सिपाही आकर के हमारे चादर पर बैठ कर हमको गाली नहीं दे सकता, लेकिन हम ही अकेले दुनिया तो है नहीं, वह लोग भी हैं। आपने देखा होगा गांव में पुलिस का एक सिपाही आता है ना पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, तो नया चादर बिछाया जाता है, मिठाई लाई जाती है और हाथ जोड़ के बाबूजी बाबूजी किया जाता है, और तब जाकर के घर आता है, होता गंदी गंदी गालियाँ देता है, और जब तक उसको 200-500 रुपये नहीं गालियाँ देते ही रहता है। सिर्फ उसको ये कहना है कि पासपोर्ट में आया तो ये आदमी था, चोरी बलात्कारी का केस तो है नहीं। तो जिसके गांव में इतनी निरक्षरता है, इतनी अज्ञानता है, जहां पर कानून का मतलब लाट साहब पुलिस वाला ही है, वहां पर कैसे लोग प्रताड़ित हो रहे होंगे, सोच करके मन कांप जाता है। लेकिन हमारे देश के लोग चुनाव आयोग में नाम डाला या काटा पर बवाल काट रहे हैं। ट्रंप ने युद्ध बंद कराया कि नहीं कराया, इस पर प्रश्न उठा रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया मोदी के बेवकूफ़ी से, यह चर्चा का विषय है जिससे कुछ भी होने वाला नहीं है। वो हमारे देश की विदेश मंत्रालय और विदेश व्यापार मंत्रालय सक्षम है, वो देखेंगी और बढ़िया से निपटेंगी, क्योंकि भारत फर्स्ट हमारा नीति है। लेकिन यह सब चीज़ें जिससे ना तो विदेश मंत्री निपटेंगे न प्रधानमंत्री निपटेंगे, इससे आप और हम ही निपटेंगे, पर कोई चर्चा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। चुनावी मुद्दा इसे बनाइए ताकि देश में आमूलचूल परिवर्तन हो और किसी को बेमतलब ना फंसाया जाए, किसी को साजिश तो ना फंसाया जाए। जो दोषी हो वही दोषी हो, जो दोषी ना हो वह दोषी ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं उम्मीद मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। और कानून का इकबाल बुलंद रहे, सही लोगों को सजा ना मिले और निर्दोष बचा ना पाए। इन्हीं उम्मीद कामनाओं के साथ एक बार पुनः आपको सादर प्रणाम।